प्रधानमंत्री, अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो वो अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो क्या राज्यसभा से बन सकता है? अब बोला करो थोड़ा थोड़ा। राज्यसभा का सदस्य क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। जिन्होंने कहा है बहुत ही शानदार गलत कहा है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है। और भारत में ये जो प्रधानमंत्री है ये राज्यसभा से बने हैं। इंदिरा है, इंदिरा गांधी, उसका मन फिरोज खान पे आ गया था, तो इंदिरा का मन फिरोज खान पे ही आ गया, तो फिर इंद्रदेव पे भी आ सकता है। हाँ, तेरे को जरूर पता है किस पे आएगा। तो ये इंदिरा का मन इंद्रदेव पर आया। इंदिरा का मन इंद्रदेव पर, इंदिरा का मन इंद्रदेव पर, कोई दिक्कत नहीं है ना लाइन में। इंदिरा का मन इंद्रदेव पर आया। तो इंदिरा, मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। तो भारत में अब तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा से आए थे और राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से आता है, कोई लोकसभा का सदस्य अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से आया है तो उसकी उम्र 25 वर्ष होगी, और अगर वो राज्यसभा से आया है तो 30 वर्ष होगी। भारत में 15 प्रधानमंत्री बनाए, और 15 प्रधानमंत्रियों में से केवल 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए हैं। बाकी जितने भी हैं सब लोकसभा से आए हैं। तो भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री, 15वें नंबर के नरेंद्र मोदी, 15 में से केवल 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा ने दिए हैं। बाकी जो 11 प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा ने दिए। अब वो 4 कौन कौन से हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे? तो 4 कौन थे? सबसे पहले तो इंदिरा का नाम, मतलब इंदिरा गांधी। इंदिरा से तो इंदिरा गांधी हो गई ना। और मन से कौन हो गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सरदार थे ना? सरदार थे या सरदार नहीं थे? और ये इंद्र, इंद्र का मतलब है इंद्र कुमार गुजराल। भारत में फ्रेंच कट दाढ़ी क्या होती है इसी ने बताई लोगों को। इंद्र कुमार गुजराल, बाद में अमिताभ बच्चन ने पॉपुलर कर दिया। इंद्र कुमार गुजराल, यही बिगाड़ो यही। और देव का मतलब है एच.डी. देवगौड़ा। उस जमाने में भी एच.डी. थे। एच.डी. देवगौड़ा, हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। तो ये 4 प्रधानमंत्री, 1, 2, 3 और 4, 4 कहां से आए हैं? टोटल प्रधानमंत्री कितने हैं? टोटल भारत में अब तक 15 है ना। लास्ट की क्लास है तो दिमाग को तो अपन कहीं बैठ के, अब कोई दिक्कत, दिमाग लगाना नहीं अपने को, है नहीं भगवान, लगाना भी नहीं। राज्यसभा टोटल प्रधानमंत्री कितने? टोटल कितने हैं? नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? 15। और 15 में से 11 लोकसभा ने और 4 दिए हैं राज्यसभा ने। और जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 4, इंदिरा का मन इंद्रदेव पर आया। इंदिरा का मन इंद्रदेव पर आया। ये चारों प्रधानमंत्री, केवल 4 कहां से आए हैं? ये राज्यसभा से। अब आपसे पूछे जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य था, तो सबसे पहले कौन है? इंदिरा गांधी। सबसे पहले कौन है? इंदिरा गांधी है। अब अगर आपको प्रधानमंत्रियों का समय पता है तो आप सबका क्रम भी बता सकते हो कि इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के बाद इंद्र कुमार गुजराल है, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा है, और उसके बाद मनमोहन सिंह है। ये प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए, और 11 प्रधानमंत्री लोकसभा से आए हैं।
तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। 25 कब होगी? जब वो लोकसभा का सदस्य होगा, कम से कम 25। और अगर वो राज्यसभा का सदस्य हुआ तो कम से कम 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी जरूरी है। तो कल तक हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। अब अपन एक एक प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल का सबसे मजबूत जो टॉपिक है वो ये है। इसे सबसे शॉर्ट करके पढ़ाया जाता है। शॉर्ट करके इसलिए कि प्रधानमंत्री के आर्टिकल बता देते हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए होती है। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए होती है, जो भारत की अनुसूची 2 के तहत दी जाती है। वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री अनुसूची 2 के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री को जो मिलती है, वेतन मिलता है 1,60,000 रुपए, ये भारत की संचित निधि से मिलता है ना। तो नॉर्मल चीजें हैं। और अब अपन यहां से सबसे मजबूत चीजों पे शुरू कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल उठाएंगे, और जब भी कोई प्रधानमंत्री आप पढ़ रहे हैं उस समय उसके दौरान भारत में कैसी राजनीतिक स्थितियां रही, उन सब को अपन पढ़ेंगे। तो जो प्रधानमंत्री आप पढ़ेंगे वो देश की तत्कालीन राजनीति के परिदृश्य में देखेंगे। आप बहुत अच्छा उतारते बताए, उतार लो। तो कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा के आए और 11 कहां से आए? तो अब स्पष्ट हो गया ना कि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है। अंतर कितना आएगा? अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उम्र कम से कम, लोकसभा का है तो 25 और राज्यसभा का है तो 30 वर्ष है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े होशियार हो तुम लोग। हाँ, वो इधर का बैच है ना, वो नया बैच है भाई साहब। पेपर लेके उनका सिलेक्शन हुआ है कोचिंग में कि जो पेपर में फेल होएगा ना उनको ही बैठाएंगे कोचिंग में। इतने होशियार बच्चे हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं। मतलब वो इधर का जो नया बैच आया है, पता है मैं मूल अधिकार चल रहे उनके, मैं एक दिन में 6 आर्टिकल पढ़ाता हूँ मूल अधिकार का, और तुमको भी पढ़ाया है। एक दिन में एक ही बहुत मुश्किल से होता था, हाँ एक दिन में 6-7 होते हैं धमाधम, कोई दिक्कत नहीं है ना। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता हो गया पूरा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया पूरा। 18 उपाधियों का अंत हो गया ना याद? बोले हाँ हो गया याद। मजा आ रहा ना? हम मजा आ रहा है, पढ़ो। और उनको अच्छा पढ़ा दो आप तो फिर ऐसे निकल गई सर, ऊपर और गई, ऊपर हो गए सब। और अगर जब तुम्हारी आदत है कि जब हम बोलने लगते हैं ना, तो बोलते हैं ना उस वक्त तुम चुप हो जाते हो, है ना, और तुम बोलने को ज्यादा सुनते हो, है ना। उनके अगर बोलने लग जाओ उसके बाद मोबाइल निकाल लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि लिखाओ। इसलिए ध्यान रखें कि आप है ना वाकई में नहीं, टीचर्स को भी, सारे ही टीचर में ही नहीं, तुम्हारे बैच की ना तारीफ करते हैं। ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूं। उतार लिया? उतार लिया क्या? उतार लिया ना? अब आप पढ़ेंगे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब है ना थोड़ी देर मैं भौंक लेता हूं, आप सिर्फ सुनते रहो, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं 1946 से। अब देश आजाद हो गया क्या 46 में? और आजादी से 1 साल पहले ही बन गए प्रधानमंत्री। इतनी जल्दी इस आदमी को कि भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ ठीक से, और उससे पहले ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और 17 साल के कार्यकाल में 46 से काउंट करते हैं अपन।
46 से लेकर 1964 जब नेहरू की मृत्यु हुई तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे, मृत्यु तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनका जन्म आप सब जानते हैं, क्योंकि आप बाल दिवस मनाते हैं, चाचा नेहरू कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 14 नवंबर 1889 ईस्वी को, 14 नवंबर 1889। तो इनका जन्मदिन आप 14 नवंबर को मनाने, 14 नवंबर को बच्चों में लोकप्रिय है, इसलिए बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये खुद नहीं थे बालक, ये बालकों में लोकप्रिय थे, बाल दिवस मनाते हैं। अब यहां आपसे प्रश्न बना दिया गया इस जगह से, देखो 14 नवंबर बाल दिवस है, इतना सरल कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब आपसे प्रश्न पूछा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म पर, मानी बाल दिवस पे, भारत में कौन सी ट्रेन चलाई गई जब उनका जन्म आया, ये रेलवे ने पूछा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर भारत में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव की जब सरकार आई तो 14 नवंबर के दिन, 14 नवंबर 1988, 14 नवंबर 1988 दिवस कौन सा था? बाल दिवस, जन्मदिन आ गया ना 14 नवंबर। सरकार उस जमाने में भारत में किसकी थी? राजीव गांधी की। 1984 से राजीव गांधी रहे थे, तो राजीव गांधी सरकार ने ट्रेन चलाई और सरकार ने शताब्दी एक्सप्रेस चलाई। कौन सी चलाई? शताब्दी एक्सप्रेस। अब शताब्दी एक्सप्रेस को आप सब जानते हैं, तो ये जो ट्रेन चलाई, ये चलाई गई जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। कब चली है? 1988। और डेट क्या थी? 14 नवंबर। दिवस कौन सा? बाल दिवस है। 1988 सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? राजीव गांधी। और शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है, ये चलाई गई थी भारत में। अब जन्म हो गया इनका। अब माता पिता का नाम कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप सुन लोगे तो भी आप ध्यान है आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इकलौती संतान, इकलौते बेटे थे, संतान तो नहीं थे, बेटे थे पंडित मोतीलाल नेहरू के। तो इनके पिता कौन है? पिता कौन है इनके? पंडित मोतीलाल नेहरू है, पंडित मोतीलाल नेहरू। अब आप देखिए यहां पे, अब आप वो फेसबुक ज्ञान से बचिए, है ना। पंडित मोतीलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, सच है ये बात कि वो कश्मीरी पंडित थे। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू उस जमाने के, अपने जमाने के, तत्कालीन समय के एक बहुत ही जाने माने एडवोकेट थे, वकील थे, लॉयर थे, अच्छे वकील थे। तो पंडित मोतीलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने कश्मीर छोड़ दिया था और कश्मीर छोड़कर ये इलाहाबाद आ गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ है ना, वो कश्मीर में नहीं हुआ है। कहां हुआ है? इलाहाबाद में। आजकल इलाहाबाद प्रयाग हो गया ना, प्रयागराज हो गया है। तो यहां पैदा हुए थे। तो पिता मोतीलाल नेहरू थे और मां कौन थी इनकी? मां इनकी स्वरूप रानी थी। मां कौन थी? स्वरूप रानी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी और पिता मोतीलाल नेहरू। अब आप ये कह सकते हो ना कि नेहरू जी के तो खून में, विरासत में, उनके खून में ही वकालत थी, क्योंकि उनके पिता भी वकील थे, स्वयं भी वकील थे। नेहरू जी कौन थे? वकील थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वकील थे, उनके पिता भी वकील थे। तो एक संपन्न अच्छे परिवार के थे, मैं कह सकता हूं एक प्रतिष्ठित परिवार के थे, जिनको एलाइट वर्ग आप कहते हैं। वो एक संपन्न, इतने संपन्न परिवार के थे कि लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब घर से निकलते थे तो 4 दरवाजों पर नेहरू भवन में, इलाहाबाद में नेहरू भवन जहां इनका जन्म हुआ, जहां ये रहे थे, वहां 4 दरवाजों पर 4 गाड़ियां और ड्राइवर तैयार रहते थे। पता नहीं नेहरू कौन से दरवाजे से बाहर आ जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े जो है लंदन में धुला करते थे, प्रेस पेरिस में होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फूल अपने लगाते थे, कमल का, गुलाब का, नेहरू जैकेट, जो आजकल मोदी जैकेट बनती जा रही है, तो नेहरू फैशन के बड़े शौकीन थे। तो नेहरू के बारे में कहते हैं कि गुलाब रोज थाईलैंड से आता था। ये सारी चीजें फेसबुक से आई है। ये जो सारी चीजें है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं था कि रोज थाईलैंड से उनके लिए गुलाब लाया जाता हो
और इतना संपन्न परिवार था, ये सही है, लेकिन अगर कोई इंसान अमीर है या कोई गरीब है, उसमें उस इंसान की ना तो बढ़ाई है ना उसकी कमजोरी है। आप उसे किसी भी तरह से हथियार नहीं बना सकते। वो बहुत अमीर है और इसलिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तो इसमें आपको या हमको या किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके पास पैसा है तो वो खर्च कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो नहीं कर रहा है तो भी हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो इश्यू नहीं बनते, वो चीजें उनको आप राजनीति में या कहीं भी इश्यू नहीं बना सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर फैशन करते थे तो वो संपन्न परिवार के थे, उसमें लोग इश्यू बनाते हैं कि वो इतना पैसा खर्च, तुमको क्या जा रहा है, उनके घर से कर रहे थे। तो ये बातें केवल बेईमानी है, ये छोटी बातें हैं। किसी के भी चरित्र को आप उसके पैसों से या पैसे नहीं होने से नहीं आंक सकते हैं, तो वो गलत है ना। फिर भी लोग कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे कि वो इतना शौक करते थे तो बड़े संपन्न परिवार के थे, क्या दिक्कत आ गई। इतने संपन्न थे कि जब इनको शिक्षा देने की बात हुई, नेहरू के बारे में बोल गया ना मैं, आत्मा अभी भी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शिक्षा है, अब आप उनकी संपन्नता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा जो है लंदन में ली थी। प्राइमरी एजुकेशन वो लंदन में ली बंदे ने। लंदन की जानी मानी स्कूल हैरो स्कूल में इन्होंने पढ़ाई शुरू की, और जब इनकी स्कूलिंग पूरी हो गई तो इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज गए। लंदन में ही वहां कॉलेज किया इन्होंने, ट्रिनिटी कॉलेज। लंदन की कॉलेज कौन सी है? ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली, और उसके बाद दुनिया की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कौन सी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब विश्वविद्यालय। और ये तीनों ही चीजें पढ़ती कहां हैं? लंदन में। तीनों ही चीजें कहां हैं? तो जिसने अपनी तमाम एजुकेशन इंग्लैंड में पूरी की हो, शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी एजुकेशन इंग्लैंड में पूरी की हो, वो बंदा विद्वान तो है, भाषा का भी विद्वान है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अगर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली है तो आप इतना समझ सकते हैं कि कैम्ब्रिज दुनिया में दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। दुनिया की जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जब आप किताबें खरीदते हैं नई, तो उस पर लिखा रहता है कि किताब के लेखन में और प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई किताब में तो लेखक, प्रकाशक और मुद्रक कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे लिखा रहता है, न्यायिक क्षेत्रफला होगा। आप कभी ऑक्सफोर्ड की किताबें खरीदो, अंग्रेजी की ग्रामर खरीदो ऑक्सफोर्ड की, या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खरीदो, या ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदो, मानचित्र खरीदो, ऑक्सफोर्ड से कुछ भी खरीदो, क्या लिखा रहता है उस पर? ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑथर, पब्लिशर एंड द राइटर। सारी जो जिम्मेदारी है वो लेखक, प्रकाशक और मुद्रक की है, जरा सी भी गलती हुई तो। इसलिए ऑक्सफोर्ड अपनी प्रामाणिकता, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। तो अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में टॉप पे है, वो लंदन में है। और दुनिया में दूसरे नंबर पे कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज भी लंदन में है। और भारत की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सिचुएटेड इन दिल्ली। जवाहरलाल जेएनयू यूनिवर्सिटी वो दिल्ली में है, भारत में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और चौथे नंबर पे आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी देश में चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी है, और राजस्थान में पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है। आरयू देश की, पूरे देश की, भारत की एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हमारी आजादी के वर्ष में हुई थी। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान विश्वविद्यालय की। तो पूरे विश्व में भारत में जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू है, लेकिन दुनिया में 16वें नंबर पे है। और पूरे विश्व में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड है। और दूसरे नंबर की कौन सी है? लेकिन एक जमाना था तब दुनिया में टॉप की यूनिवर्सिटी हमारे पास थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये हमारे पास थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा थी, जो महाराज तक्ष ने स्थापित की थी। लेकिन तक्ष के बेटे चक्षु, नेत्र का पर्याय होता है ना, चक्षु, नेत्र, नयन, सजल, तो चक्षु ने उसे पुनर्निर्माण करवाया। तो तक्षशिला जो है वो यूनिवर्सिटी भारत की बड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कौटिल्य तक, कनिष्क से लेकर कई बड़े राजाओं तक सबने तक्षशिला में शिक्षा ली थी। नालंदा बाद में बड़ी विश्वविद्यालय बना। तो कैम्ब्रिज में इन्होंने शिक्षा ली, और उसके बाद ये वहां से भारत आए। तो ये इंग्लैंड से भारत आए ना, ये एग्जाम का पॉइंट है। शिक्षा नहीं पूछते हैं, लिखाना जरूरी है। लेकिन ये भारत आए
और भारत में आकर इन्होंने राजनीतिक काम शुरू किया। अब वकालत की पढ़ाई की है, फिलोसॉफी इनके पास सब्जेक्ट थी, उसके बाद इन्होंने एलएलबी की, उसके बाद वहीं से एलएलएम किया और फिर ये 1912 में भारत आए। इनका भारत आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भारत की राजनीति में अपना योगदान कब से दिया, भारत की राजनीति में पहली भागीदारी कब निभाई। तो 1912 ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बांकीपुर है और बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में ये पहली बार कांग्रेस में आए थे। अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया। तो आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राजनीति की शुरुआत करते हैं वो कब से और कहां से करते हैं, तो 1912 से करते हैं और बांकीपुर अधिवेशन से। 1912 में ये आए हैं बांकीपुर अधिवेशन में और यहां से इन्होंने कांग्रेस में शुरुआत कर दी है। लेकिन शुरू में कोई भी आए कांग्रेस में बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि 12 में विश्व युद्ध चल रहा था और 12 में कांग्रेस के पास बड़े बड़े नेताओं की फौज खड़ी थी। उनको कौन, ये तो नवयुवक थे, नौजवान थे, अभी राजनीति में पहला ही कदम रखा है बांकीपुर में। इस वक्त तो बाल गंगाधर तिलक बड़े नेता थे और इस टाइम पे लाल बाल पाल का जमाना चल रहा था। स्वयं महात्मा गांधी भारत में नहीं थे इस वक्त। तो 1912 में गांधी जी से पहले इन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। गांधी जी तो भारत में आए 1915 में और ये भारत में आ गए 1912 में। तो ये कहां से आए भारत में, पढ़ाई पूरी करके लंदन से आए, पढ़ाई पूरी करके भारत में लंदन से आए। बांकीपुर अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया। उसके बाद राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो गांधी जी के आगमन के बाद हुई है। गांधी जी के सबसे प्रिय यही थे, गांधी जी से मिले ये जब जलियांवाला कांड हुआ 1919 में। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जब अपनी उपाधि को लौटा दिया था, केसर हिंद की उपाधि उसे लौटा दिया, तो गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। बाद में गांधी जी ने 1920 में एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो असहयोग शुरू किया उसमें इन्होंने पहली बार भाग लिया राजनीति में। अगर अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे जीवन व्रत को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे ने कांग्रेस में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, हम भुला नहीं सकते। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान परस्त देश के निवासी हैं। अब इनके राजनीति में योगदान देखिए। लोग नेहरू के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने उस वक्त देश को क्या दिया। अब एक अधिवेशन देखते हैं जिसमें पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस में भाग लिया 1912 बांकीपुर में, और अध्यक्ष जो पहली बार बने वो बने 1929 में। 1929 में अधिवेशन कहां हुआ है, लाहौर में, और लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। और उस जमाने में लाहौर भारत में ही था, रावी नदी के किनारे पड़ता है। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब आप ये कह सकते हो कि 1929, 1936, 1937 ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं, 3 बार। ये 3 बार जो समय दिया है ना, ये आजादी से पहले का है, 47 से पहले का। 47 के बाद, आजाद होने के बाद 3 बार और बने हैं, तो टोटल 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन आजादी के बाद मायने नहीं रखता है, आजादी के बाद भी 3 बार बने, लेकिन वो मायने नहीं रखता। आपको यही कहना होगा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी से पहले 3 बार बने हैं, एक बार 1929 में, एक बार 36 में और एक बार 37 में। फैजपुर अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे ये। 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो उस वक्त अध्यक्ष होने के नाते नेहरू जी ने पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की क्या की, मांग की। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो पूर्ण स्वराज्य है उससे पहले हम स्वराज्य पर आते हैं। स्वराज्य शब्द किसने दिया है, दयानंद। स्वराज्य, स्वभाषा, स्वदेश, ये शब्द सरस्वती के हैं। दयानंद सरस्वती ने ये शब्द पहली बार अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में दिए थे। तो दयानंद सरस्वती के शब्द हैं ये। लेकिन स्वराज्य विधेयक, राजनीतिक रूप से स्वराज्य की मांग करने वाले, स्वराज्य विधेयक को लाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य विधेयक लेकर आए थे। और पूर्ण स्वराज्य ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांगा है, 1929 में लाहौर में मांगा है। पूर्ण स्वराज्य मांगने के साथ इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने यह कह दिया कि अब जो है, इसी अधिवेशन में कहा कि 26 जनवरी का जो दिन आएगा भारत में, ये 26 जनवरी मनाया जाएगा एज ए इंडिपेंडेंस डे,
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ऐसी घोषणा की। घोषणा 29 में की और 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया। घोषणा 29 में हुई और 30 में पहली बार मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कैसे, तो आप कहेंगे भारत में सर्वप्रथम। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1900। लेकिन इसको मनाने की फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, इसको मनाने की औपचारिक घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में कर चुके थे। लाहौर अधिवेशन में तो घोषणा की थी, जैसे दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हो गई थी, लेकिन राजधानी बनी 1912 में थी और घोषणा 11 में हो गई थी। घोषणा पहले हो जाती है। तो वैसे ही घोषणा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 29 में नेहरू जी ने कर दी थी और मनाया था 30 में। 26 जनवरी 30 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद हर साल भारत के लोग 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लग गए। बाद में स्वतंत्र ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बन गया। नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की है, इसलिए 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते हैं। तो कितनी बार अध्यक्ष बने नेहरू जी? 29 में, 36 में और 29 में, 36 में और आप कह सकते हो 36 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 37 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 36 में और फैजपुर अधिवेशन 37 में। फैजपुर एकमात्र अधिवेशन था जो कांग्रेस का गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937, इसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने की। लखनऊ अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता भी नेहरू जी ने की। और 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी नेहरू। कितनी बार की है? 3 बार की है। अब अपन नेहरू जी को ही तो पढ़ रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे बने। 26 जनवरी 1946 में, अभी पढ़ा ना, 46 में बन गए। तो 46 में कैसे बन गए प्रधानमंत्री? आजादी नहीं हुआ देश, तो कैसे बन गए? वो बने थे 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946। बोले इस दिन क्यों बन गए? बोले इस दिन क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में सरकार बन गई थी, और जो सरकार बनी ना उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। सरकार का नाम क्या है? अंतरिम सरकार। इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। और ये अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कह सकते हो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? ये 2 सितंबर 1946। अब लोग कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे कि उसके बाद आ गया भारत में 15 अगस्त, और जब ये 15 अगस्त आ गया तो उसके बाद ये क्या बन गए? प्रधानमंत्री। अब एक बात मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? अब यहां गौर देना है, गौर से सुनना है ना। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? सब जानते हैं ना अपन कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है इसको, है ना। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है ना। तो 1946 में भारत में कोई राष्ट्रपति था क्या? नहीं। राष्ट्रपति कब जाके बनाए? 1950 में। 46 में तो नहीं थे राष्ट्रपति। तो फिर शपथ कौन दिलाया होगा इनको? नेहरू जी पर शपथ किसने दिलाई होगी? उस जमाने में गवर्नर जनरल रहते थे, गवर्नर जनरल रहते थे। और गवर्नर जनरल 1946 में 2 बने हैं, क्योंकि 1946 लॉर्ड बेवेल हटे थे और लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे। बेवेल का हटना हुआ और माउंटबेटन का आना हुआ। तो माउंटबेटन आए थे ना, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। तो लोग जो कह रहे हैं ना, जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं इस बात को कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो शपथ ही अंग्रेजों ने दिलाई थी। तो हाँ, दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। पहली बार किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन दिलाई थी। उसके बाद हो गया 15 अगस्त। 15 अगस्त में जब देश आजाद हो गया, फिर भी आजादी के बाद भी माउंटबेटन को ही गवर्नर रखा था हमने। तो दोनों बार इनको शपथ किसने दिलाई? माउंटबेटन ने। दोनों बार किसने दिलाई? इसलिए लोग कहते हैं बीजेपी के कि याद है तुम्हें, बड़ी देशभक्त की बातें करते हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने शपथ किससे ली थी? वायसराय भवन में तुमने शपथ ली थी, और तुम्हें शपथ किसने दिलाई थी? अंग्रेजों ने दिलाई थी, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। तो अब क्या करें, दिलाई थी तो। लेकिन जब बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बन गए थे गवर्नर जनरल, तो फिर राजगोपालाचारी ने दिलाई थी। और 1952 में राजगोपालाचारी ने दिलाई थी उनको।
फिर उसके बाद गवर्नर हटा के राष्ट्रपति बने गए थे, तो राष्ट्रपति फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिलाया करते थे इनको शपथ। हाँ, पहली बार जो शपथ दिलाई थी वो जरूर जो है वहां दिलाई थी, इन्होंने माउंटबेटन दिलाई थी। अब उसको बना लो आप मुद्दा, उस समय माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे भारत के, इसलिए उन्होंने दिला दी थी शपथ। तो आपसे अगर कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आजादी से पहले कोई प्रधानमंत्री कैसे बन गया, तो आप क्या जवाब देंगे उसको कि वो प्रधानमंत्री बने लेकिन कौन सी सरकार के? अंतरिम शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है अल्टीमेट, हिंदी में इसका मतलब होता है काम चलाऊ, अस्थायी, कंटेम्पररी। काम चलाऊ सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए, उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ये पहली बार बने थे। 15 अगस्त 47 को भी शपथ किसने दिलाई है? माउंटबेटन ने। अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1000 बुराइयां करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि नेहरू अगर राजनेता नहीं होते ना, और इतने बड़े घर में पैदा भी नहीं होते, तो भी हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता, क्योंकि उनकी लेखनी में दम था, उनकी कलम में बहुत दम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबें उठाइए आप, जब पंडित नेहरू ने जो लिखा है इतिहास विषय पर, हिस्ट्री पर, उनकी जो पैनी नजर थी उसके लोग आज भी कायल है। पंडित नेहरू की पुस्तकें पढ़े आप, अब नेहरू की एक एक किताबें आप देखते जाएं, जो उन्होंने लिखी है पुस्तकें नेहरू जी की बहुत मशहूर है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो नेहरू जी की जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे पहले नाम अपन डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत की खोज। अब भारत की खोज जो पुस्तक लिखी है इन्होंने, इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि कौन होता है वास्को डी गामा हमको खोजने वाला। 1498 में हम मिले थे, हम तो 5000 साल पुराने हैं। तो इस पुस्तक में वो भारत के प्राचीन दर्शन, भारत के प्राचीन हमारी संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाते हैं। वो दिखाते हैं कि हमको किसी ने खोजा नहीं है, हमको वास्को डी गामा ने खोजा नहीं है। अभी वास्को डी गामा अगर आप नहीं जानते लिथुआनिया के बारे में, मैं नहीं जानता लिथुआनिया के बारे में, तो मेरी कमी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि लिथुआनिया है ही नहीं दुनिया में, लाटविया है दुनिया में, कोई देश है, पर मैं नहीं जानता उसको। तो दुनिया हमको नहीं जानती थी तो हमारा क्या कसूर है इसमें? दुनिया नहीं जानती थी हमको, वो लोग नहीं जानते थे, नहीं जाने तो हम क्या करें? तो थे, इसका मतलब हम क्या पहले से नहीं थे? हम तो पहले से थे। तो ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, आपसे प्रश्न क्या बनता है, ये पुस्तक उन्होंने कहाँ लिखी थी? तो ये उन्होंने जेल में लिखी थी, अहमदनगर की जेल में लिखी है। ये पुस्तक इन्होंने कहाँ लिखी है? अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? तो अहमदनगर की जेल में बैठ करके इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी जिंदगी में 9 बार जेल गए हैं। कितनी बार जेल गए हैं? 9 बार। जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजार दिया हो देश की आजादी के लिए, उस व्यक्ति जो इतना संपन्न परिवार का था कि जो एक बड़ा अधिकारी बनके, बड़ा वकील बनके भी उस अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता था, फिर भी वो अगर 9 बार जेल गया है तो स्पष्ट है कि देश की आजादी में उनका योगदान था। अब कम या ज्यादा तुलना मत करो, स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना नहीं होती, लेकिन योगदान तो देश की आजादी में था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। एक पुस्तक उनकी दूसरी है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब दोबारा इतिहास पे उनकी नजर देख लो आप। जो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका हिंदी क्या होता है? विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और एक जो है पुस्तक नहीं लिखी है, कंपोजिशन है, संकलन है उनका। ये पुस्तक नहीं है, ये अगला जो है ये तो पुस्तक है, अगला संकलन है उसका, पत्रों का संकलन। वो जेल में थे ना, अल्मोड़ा की जेल में, तो अपनी बेटी 10 साल की थी उस समय इंदिरा गांधी, तो प्रियदर्शनी नाम था इंदिरा का। तो 10 साल की मासूम थी, अपने पिता को याद करके रोती थी। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे वो, अल्मोड़ा की जेल से। 1935 की बात है ये। अल्मोड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो अल्मोड़ा की जेल में से ये अपनी बेटी, 10 साल की बेटी इंदिरा गांधी यानी प्रियदर्शनी, इंदिरा तो बाद में हुई थी, पहले प्रियदर्शनी, उसको ये पत्र लिखते थे। इंदु, बचपन में इंदु कहते थे इंदिरा गांधी को, तो वो इंदु को पत्र लिखते थे। वो पत्र बाद में जब नेहरू जी की डेथ हो गई, पत्रों का कंपोजिशन तैयार कर लिया, एक संकलन कर लिया, और वो संकलन कहलाता है लेटर्स फ्रॉम द डॉटर।
लेटर्स टू ए फादर फ्रॉम डॉटर। पिता का बेटी के नाम पत्र, पिता का बेटी के नाम पत्र, पिता का बेटी के नाम पत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं ये, है ना। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी रखनी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा उनकी पूछी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? नेहरू जी की पुस्तक है। ये पत्रों का संकलन है, तो ये बहुत मशहूर है। तो नेहरू कलमकार अच्छे थे, साहित्यकार अच्छे थे, किताबें बहुत शानदार लिखी है। और जब आप देश की आजादी के बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने देश को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। तो वो अपन पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके जमाने में देश कैसा था, स्थिति कैसी थी, और उन्होंने देश को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए, वो अपन सब पढ़ेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा सुन लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हम कुछ भी करें, लेकिन ये ध्यान रख, कुछ लोग कहते कमजोर प्रधानमंत्री थे। तो तुलना कर लो आप, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद लियाकत अली। भारत के नेहरू जी। तो लियाकत अली ने पाकिस्तान कैसे चलाया था और नेहरू जी ने कैसे चलाया? तुलना करने बैठ जाओगे तो पता लग जाएगा कि नेहरू मजबूत प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की स्थिति में भारत को बहुत मजबूती नेहरू जी ने दी थी। भारत में पहली बार जनगणना हुई 1951, नेहरू जी के टाइम हुई थी। भारत में पहली बार एशियाई खेल हुए, नेहरू जी के टाइम हुए थे। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजनाएं आई, नेहरू जी के समय आई थी। भारत में पहली बार आईटी बनी थी, आईआईटी बनी थी, नेहरू जी के समय बनी। आईआईएम बने भारत में पहली बार, नेहरू जी के समय बने थे। तो एम्स बना भारत में पहली बार, नेहरू जी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर ने बनाया था, तो वो भी नेहरू जी की सरकार। बहुत कुछ देश को है, एक एक करके अपन उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहां तक जो पढ़ा है ना, उसको एक बार अपन कंप्लीट करते हैं, दोबारा देखें। पंडित नेहरू 46 से बने, कब तक बने? अब आप बहुत अच्छा उतारते हो। कब इतनी जल्दी कैसे उतार? तुमने वीडियो देख लिया है ना? देख लिया वीडियो? यहां तक उतारो फिर देखेंगे। उतार लिया जब तो फिर खत्म, कल पढ़ेंगे। अब एक काम इतना सा आप कर सकते हो कि जैसे इसको उतार लोगे, उसके बाद फिर आगे दबा दोगे इसको, है ना, उतार लोगे आगे। अब देखो कौन कौन नहीं उतारता है, जो उठ के जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी उतारना तो संभव ही नहीं है ना। कैसे उतार लिया? बोर्ड के आगे तो मैं खड़ा था, पर मेरे से क्या दिक्कत, एक अक्षर ही तो छिपा होगा, तो कोई, तुमने भी उतार लिया। बहुत सियाने हो गए तुम बहुत सियाने हो गए तुम। आगे बढ़ाओ तो तुम, है ना, अपना काम अपने हाथ कर सकते हो, इतना सा, है ना। कल नेहरू जी पूरा हो जाएंगे, तो कल आप नेहरू को विस्तार से पढ़ के आएंगे।